बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका सहाबका या हबीबल्लाह। पॉलिटिकल कॉर्नर के साथ सफदर हुसैन साई हाजिर खिदमत है। अपने तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो टॉप स्टोरी है वो है पाकिस्तान के शेर शाह सूरी ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। आज एक ही टॉप स्टोरी और उसी पे रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते, लेकिन छोटी छोटी खबरों से शुरू करते हैं कि इसहाक डार अमेरिका के दौरे पर हैं और डॉलर भी उनके पीछे पीछे अमेरिका जा रहा है, क्योंकि कल से डॉलर फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो गया है, इसलिए कि उसने भी इसहाक डार के पीछे अमेरिका जा रहा है। जब वो वापस आएंगे तो फिर वो भी वापस आना शुरू हो जाएगा, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। फिर उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है वो अरूज पर है। उसकी वजह से दो सूबे जो हैं, सिंध और पंजाब, वहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई ख़राब है। चोरियाँ, डकैतियाँ, मोबाइल छीनना, गाड़ियाँ छीनना, डकैती करना, ये बिल्कुल आम सी बात हो गई है। और जो दो सूबे हैं, केपी के और बलूचिस्तान, वहाँ पे दहशत गर्दी जोर पकड़ रही है। दिन ब दिन कुछ हमारे फौजी जवान शहीद हो जाते हैं, कुछ दहशत गर्द मारे जाते हैं। ये रूटीन की अब खबरें हो गई हैं। और रावलपिंडी शहर जो है, इसमें तो वारदातों की ये पहले, आज 13 तारीख है, गालबन सेंचुरी मुकम्मल हो गई है वारदातों की। और लाहौर में भी इसी तरह जो क्राइम है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। और फैसलाबाद में, ये तीनों ही पंजाब के बड़े शहर हैं। और सिंध में तो बिल्कुल सेंचुरी नहीं, वहाँ पे तो कहें कि ट्रिपल सेंचुरी एक माह में हो जाती है, तो ये भी बेजा ना होगा। और बलूचिस्तान और केपीके में हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं। आज कप्तान भी मर्दान गए हुए हैं, बड़ा गरज और बरस रहे हैं, वहाँ पे भी वो ज़मीनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ वजह बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी की वजह से लोग डकैतियाँ भी करते हैं, चोरियाँ भी करते हैं, मोबाइल भी छीनते हैं, गाड़ियाँ भी छीनते हैं। और बाद औक़ात ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि बाद लोगों को वो मर्डर भी कर देते हैं इसी वारदात की वजह से। बहरहाल अल्लाह पाक अपना रहम फरमाए हमारे और हमारे मुल्क पर। फिर आ जाते हैं पाकिस्तान के शेर शाह सूरी जनाब मोहतरम कप्तान इमरान खान साहिब। उन्होंने कल वाज़िह तौर पर अपनी नाकामी का एक तरफ एतराफ़ किया, दूसरी तरफ बहुत सुनहरी यू टर्न लिया। जो उनकी आदत है वो हस्बे आदत रोज़ाना की बुनियाद पर जलसा भी करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ यू टर्न लेते हैं। वैसे उनकी तकरीर जो 22 साल से हम सुन रहे हैं वही है, उसमें थोड़ा बहुत वक्त के मुताबिक वो रद्दो बदल कर लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक। वो कहते हैं कि अगर मुझे फुल हुकूमत मिलती, मुझे तो आधी हुकूमत मिलती है, तो मैं शेर शाह सूरी की तरह कामयाबियां हासिल करता। पहले उनके 8 ज़िमनी इलेक्शन का जिक्र कर लेते हैं, जो कल भी किया था। वो तो यकीनन कप्तान साहब जीतेंगे, क्योंकि उनका मोराल अप है, उनको एडवांस मुबारकबाद देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने असम्बली में नहीं जाना, ये काबिल अफसोस बात है। एक हल्के पे 20 करोड़ रुपया खर्चा आता है। कप्तान ने फिर 8 हल्कों से इस्तीफ़ा देना है, असम्बली में भी वो नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद। बहरहाल 50-50 चांस है, शायद वो चले भी असम्बली में जाए, ये भी कोई बड़ी क्यास नहीं। बहरहाल अब आ जाते हैं उनकी जो उन्होंने एतराफ़ किया। हालांकि ये टोटल, मैं बतौर तजिया नगार उनसे डिसएग्री करता हूँ। उनकी इस बात में कोई हकीकत नहीं। शुरू कर लेते हैं पंजाब से। पंजाब में जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे और उनकी करप्शन के चर्चे थे, और वो खुरा
آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں کہاں پہ آتا تھا، لیکن فرح گوگی اور گجر صاحب جو ان کے شور ہیں ان کے چرچے عام تھے، اور بلدار صاحب کے بھائیوں کے کرپشن کے، جس پر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر تھے، وہ بنی گالہ تشریف لے گئے۔ کپتان کو اس کی انہوں نے نشاندہی بھی کی، لیکن کپتان نے الٹا انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے برطرف کر دیا اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کو تعینات کر دیا۔ اگر طاقتور حلقوں کے پاس یہ اختیار ہوتے تو عثمان بلدار کیسے 4.25 سال وزیر اعلیٰ رہ سکتا تھا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو احتساب کا چیئرمین بنایا گیا۔ وزیر داخلہ پہلے تھے اعجاز حسین شاہ صاحب، بعد میں فرزند راول پنڈی جناب شیخ رشید احمد صاحب بنے، لیکن وہ واضح طور پر ٹی وی پہ آ کر کہتے تھے کہ وزارت داخلہ جو ہے وہ ٹوٹل شہزاد اکبر کے انڈر ہے۔ نیب اور ایف آئی اے یہ دونوں ادارے وفاق کے ہیں، یہ دونوں وہ کہتے تھے ان کے انڈر ہیں۔ وہاں پہ میں اس بات کا خود عینی شاہد ہوں کہ ارشد شریف صاحب جو اے آر وائی پہ 10 بجے اپنا پروگرام کرتے تھے، روزانہ کی بنیاد پر 2 ان کے مہمان ہوتے تھے، ایک دن شہزاد اکبر، دوسرے دن مراد سعید، ان کے علاوہ وہ تیسرا کوئی میزبان کبھی ایک ہفتے میں شاید مہمان بلا لیں، لیکن یہ ایک دن بدل کے دوسرے دن وہ، تیسرے دن وہ، پھر چوتھے دن۔ یہ دونوں نواز شریف خاندان کی کرپشن کی کہانیاں اور مراد سعید صاحب احسن اقبال کی کرپشن کی کہانیاں سناتے تھے کہ انہوں نے ایون فیلڈ میں بھی کرپشن کی، یہ پانی والا کیس جس میں وہ کل ان کی بریت ہوئی ہے باپ بیٹے کی، اور احسن اقبال پہ الزامات مراد سعید نے جو لگائے تھے، جس ریفرنس پہ وہ جیل میں بھی گئے، وہ بھی باعزت بری ہو چکے ہیں، شریف خاندان بھی باعزت بری ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ملک کا 20 ارب روپیہ اس کیس پر شہزاد اکبر صاحب نے خرچ کیا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ وہ قوم کا 20 ارب روپیہ تھا، نہ کپتان کا تھا نہ شہزاد اکبر کا، وہ قوم کا تھا، ہمارے ٹیکسز کے پیسے تھے، وہ اس کا جواب دے کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی کپتان کا بیانیہ کی نفی ہوتی ہے کہ شہزاد اکبر ٹوٹل کپتان کے انڈر تھے۔ پھر آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پر صوبہ پنجاب، جنوبی پنجاب، کپتان نے وعدہ کیا تھا، جو جنوبی محاذ کے روح رواں تھے، خسرو بختیار صاحب جو بہت خوبصورت پرسنالٹی کے مالک تھے، بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، وہ پی ٹی آئی میں اس شرط پر شامل ہوئے تھے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جائے گا، لیکن 4.25 سال میں وہ صوبہ پنجاب نہ بن سکا، اس میں بھی کوئی طاقتور حلقوں کا عمل دخل نہیں تھا۔ یہاں پر بھی کپتان کے بیانیہ کی نفی ہوتی ہے۔ پھر آج کپتان صاحب یہ بھی جواب نہیں دے سکتے، خسرو بختیار کی طرح لندن بھاگ گئے ہیں جب سے حکومت چینج ہوئی ہے۔ ارشد شریف صاحب دبئی کے راستے کابل سے ہوتے ہوئے لندن بھاگ گئے ہیں، اس کا جواب بھی کپتان صاحب نہیں دے سکتے۔ شہزاد اکبر صاحب بھی لندن بھاگ گئے ہیں، اس کا بھی جواب کپتان صاحب نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہاں پہ یہ تینوں جو میں نے باتیں بتائی، یہاں پہ کپتان صاحب کے بیانیے کی نفی ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی طاقتور حلقوں کا عمل دخل نہیں تھا، بلکہ طاقتور حلقے جو ہیں ان کو کپتان صاحب جو حکم دیتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ آپ مجھے لائے ہیں، اس لیے یہ بجٹ بھی آپ نے پاس کروانا ہے، یہ سلامتی کونسل کی میٹنگ ہے، اس میں بھی آپ نے جانا ہے، میں نے نہیں جانا، اس لیے کہ میں کسی سے ہاتھ ملانا، چور اور ڈاکو ہیں میرے محلہ میں، ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں میٹنگ میں نہیں آؤں گا۔ جب اعتماد کا ووٹ لینے کی باری آئی تو پھر کپتان نے طاقتور حلقوں سے کہا کہ آپ مجھے ووٹ لے کے دیں اعتماد کا، انہوں نے ووٹ لے کے دیا۔ یہ کپتان صاحب خود ٹی وی پر بتا چکے، میں اپنے پاس سے کبھی کوئی بات نہیں کرتا، انہوں نے کہا تھا تو میری تو ہر حل موقع پر طاقتور حلقے جو ہیں وہ مدد کرتے تھے، اور جتنی وزارت خارجہ کے معاملات تھے وہ سارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اور تمام امداد بیرونی جو پاکستان کو ملتی تھی وہ بھی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی معرفت ملتی تھی، جس کو کپتان صاحب اپنی زبان سے
जमहूरी आर्मी चीफ कह चुके हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर चुके हैं। फिर आ जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, उनकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ कप्तान साहब अपने दौर में कर चुके हैं। उनके सिफारिशी थे शेख रशीद अहमद साहब फरजंदे पाकिस्तान, उन्होंने सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि ये बड़ा ईमानदार और बड़ा दलेर अफसर है, दबंग अफसर है। वहाँ पे भी कप्तान के बयानिए की नफी आती हो जाती है। फिर आ जाते हैं, हाँ, आर्मी चीफ को 3 साल एक्सटेंशन भी कमर जवेद बाजवा साहब को कप्तान ने दी। फिर उसके बाद आ जाते हैं चेयरमैन नैब जावेद इकबाल जस्टिस साहब जो थे, उनकी भी जो वीडियो थी, वो जो तैयबा गुल नामी औरत ने टीवी पर आकर बेशुमार प्रोग्रामों में बताया, वो भी आजम खान के पास थी। जो उनकी मुबैना, क्या कहते हैं, मैं क्या उस अल्फाज को, मुझे तो शर्म आती है उस अल्फाज को, इस बार मुबैना जो उनकी नाजेबा वीडियो थी, वो भी आजम खान के पास आई और उन्होंने जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब थे उनको ब्लैकमेल करके तमाम मुखालफों के खिलाफ वो केस बनवाते रहे। यहाँ पर भी कप्तान साहब के बयानिए की नफी हो जाती है। फिर टीवी पर मैंने खुद सुना कि शायद खान अब्बासी, मैं तुमको अंदर करूँगा, फिर उसे भी अंदर किया गया। फिर राना सनाउल्लाह पर 20 किलो चरस या हीरोइन डाली गई, जिसकी सजाए मौत है, वो भी कप्तान साहब के हुक्म से हुई। ख्वाजा आसम, मैं तुम्हें जेल में देखना चाहता हूँ, वो भी जेल गया। और जिसका DGFIA ने जिक्र किया कि कप्तान साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो भी जेल गया ख्वाजा आसम, वो भी बेल आउट हुआ। फिर ख्वाजा साद रफीक को इसलिए सजा दी गई कि उसने मेरे मुकाबले में क्यों इलेक्शन लड़ा है, वो भी जेल गया, वो भी बेल पे आ गया। ये तमाम चीज़ें जब कप्तान खुद करता था, जब मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा तो उस वक्त भी कप्तान ने खुद टीवी पर आकर बताया कि मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने कबीना को कहा कि ये मर जाएगा, और अपने डॉक्टरों से, सूबाई वज़ीर सेहत भी इनकी थी, वो डॉक्टर साहब जो शौकत खानम के थे, उन्होंने भी टेस्ट चेक किए तो अपने हाथ से उसे बाहर भेजा, इसलिए कि मैं सुकून से हुकूमत करूं। इस पर भी कप्तान के बयानिए की नफी होती है। फिर बातें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर आ जाते हैं चौधरी मुनसलाई के केस पर, और शेख रशीद अहमद एंटी करप्शन में, फराह गोगी एंटी करप्शन केस में, एहसन जमील गुजर एंटी करप्शन केस में, बुजदार और बुजदार के भाई एंटी करप्शन में, सब के सब रिलीज हो गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट के अंडर एंटी करप्शन है, एंटी करप्शन के उन पर केसेस थे तो वो सारे रिलीज हो गए। मेरे ज़ाती दोस्त हैं राय मंजूर नासर साहब, जो इंतहाई ईमानदार अफसर थे, उन्हें इसलिए तब्दील कर दिया गया कि उन्होंने ये तमाम काम करने से इनकार कर दिया। इसका मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है, मेरी उनसे बात भी हुई है। फिर आगे आ जाते हैं चौधरी मुनसलाई के केस पर, वो भी ओपन एंड शट केस था। जैसे कहते हैं कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम और नवाज शरीफ पे केस था क्लियर कट, जो चौधरी तदाद हसन भी कह चुके हैं, तो चौधरी मुनसलाई का भी केस उसी तरह है। यहाँ पे एक चीज़ मुश्तरक भी है, चौधरी मुनसलाई और शहबाज शरीफ के केस में वहाँ पे भी चपड़ासी इन्वॉल्व हैं, नैब कासद इन्वॉल्व हैं, जो भट्टी बरादरान हैं। चौधरी मुनसलाई के केस में वो भी बाइज्जत बरी हुए। मैंने वीडियो में भी बताया कि जो जज थे जिन्होंने उन्हें बाइज्जत बरी किया, उनका ज़ाती तल्लक है चौधरी बरादरान से, वो उनके भाई मुस्लिम लीग कायदे आज़म के लंदन के सदर हैं। फिर वहाँ पे भी चपड़ासियों की शोहरत है, 2 चपड़ासी है, एक नवाज भट्टी, एक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, जिनके नाम पर करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई है। उन्हें एक नैब का सदा आप भी समझते हैं, मैं भी समझ। यही चीज़ मुश्तरक है शहबाज शरीफ के केस में, वहाँ पे भी मकसूद चपड़ासी ने बड़ी शोहरत हासिल की, वो तो बेचारा वफात भी पा गया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। वो भी, उसके नाम पे भी करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई, वो भी बाइज्जत बरी हो गए और मियां बरादरान के तमाम केस फारग हो गए। फिर वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसने कप्तान साहब की कितने केसों में बेल ली है, और उन्हें वो जो तौहीन अदालत का केस है उसमें भी बाइज्जत बरी कर दिया। तो फिर जब
उनकी बारी आती है तो कप्तान साहब कहते हैं ये NRO 2 है, ये सिर्फ और सिर्फ NRO की वजह से बरी हो रहे हैं, चूंकि नैब और FIA वफाक के अंडर है, इसमें कोई शक नहीं। आपके अंडर एंटी करप्शन है, एंटी करप्शन में आपके भी तमाम लोग क्लियर हो गए हैं, वो भी वफाक में हुकूमत होने की वजह से क्लियर हो गए। फिर NRO तो किसी तरफ पे नहीं, अगर हाँ NRO है तो फिर आपको भी NRO मिला, आपके आदमियों को भी मिला, उनको भी फिर मान लेते हैं कि NRO मिला है। लेकिन ये तमाम चीज़ों पर कप्तान अपने बयानिए की खुद नफी कर रहे हैं और शेर शाह सूरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बातों का फैसला मैं तो अपनी कौम को सिर्फ डरते हुए नहीं कहता, वैसे कहते हैं कि कौम बड़ी बाशऊर है, बहुत समझदार है, कौम में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, मैं तो डरते हुए ये बात नहीं करता। हाँ, मैं ये बात करता हूँ कि हमारी कौम मासूम और भोली भाली है। हर एक की बातों में जब वो सुहाने ख्वाब दिखाता है तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। मैं खुद PTI का हिस्सा रहा हूँ, अभी तक जिस वक्त तक मैं वीडियो कर रहा हूँ मैं PTI का हिस्सा हूँ। बहरहाल मैंने पहले दिन कहा था मैं बात करता हूँ जो रिकॉर्ड की बात हो, जो रिकॉर्ड के बगैर बात है वो मैं बिल्कुल ना करता हूँ, ना पसंद करता हूँ। आखिर में मैं गुजारिश करता चलूँ कि इस वक्त PTI 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। ये मैं बात जो कर रहा हूँ यकीन और वसूख से अमली तौर पर, एक वो ग्रुप है जो कप्तान के बयानिए का हामी है, दूसरा ग्रुप वो है जो बिल्कुल कप्तान के बयानिए का हामी नहीं है, जो निजी महफिलों में सरेआम कहता है कि ये कप्तान हमें मरवा देगा, हम इसके बयानिए के साथ नहीं चल सकते। ये बेशुमार लोग हैं, PTI से मेरे भी बेशुमार MNAs MPAs के साथ तल्लक हैं जो निजी महफिलों में बात करते हैं, ओपन सामने आकर ये बात नहीं करते। तीसरा ग्रुप वो है जो वेट एंड सी पर है कि जिस वक्त इलेक्शन का ऐलान होगा, मुल्क के हालात कैसे होंगे, उस वक्त वो फैसला करेंगे। और जनूबी पंजाब में मास गर्म है, उन्हें किसी जमात की ज़रूरत नहीं, ना नून की, N की और ना PTI की। वो अपनी ज़ाती हैसियत में सीट जीत जाते हैं, इसलिए वो यकीनन वो ग्रुप जो हर इलेक्शन में अपनी पार्टी बदलता है, यकीनन इस वक्त वो PTI B में ही नहीं जाएगा, N में भी नहीं जाएगा, वो तीसरा ग्रुप बनेगा, चौथा ग्रुप चौधरी निसार का जो मैं कह चुका हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और अल्लाह ताला मुझे सच बोलने की और आप तक सच पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें नमाज पांचगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जितने हमारे अजीज़ो अकारब वालिदैन समेत और तमाम मुसलमान वफात पर सब कुछ अल्लाह पाक जन्नत और फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।